हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर हम C2 चैप्टर के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो C2 में आपको प्राइमरली जो बात करनी है वो जैसे ये कह रहे हैं कि रूरल और एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जिक्र करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जैसे कुछ हैं जो प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम प्राइमरली जैसे कुछ कि क्या क्या एस्पेक्ट्स पर फोकस किया गया जब हमारे देश में जब आज़ादी के बाद रूरल डेवलपमेंट शुरू होती है। ग्रेजुअली इसको बिल्ड करते रहेंगे, देखते हैं। उसके बाद जो लाइन से ही है CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही जो एक इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम है, अच्छे नंबर ले सकते हैं इसमें। हम कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर देंगे, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले लेक्चर में हम आज यहाँ बात करते हैं प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ओके, देखो जो यहाँ पे जैसे रूरल डेवलपमेंट का अगर पहले मैं मतलब देखो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब जैसे आपको पता है कि गांव की बात हो रही है, तो वहाँ के डेवलपमेंट की बात हो रही है। एंड अगर इसको डिफाइन करना है, इसका डिफाइन आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने हैं मुझे अपनी रूरल पॉपुलेशन के, कि जो कि पर्टिकुलरली जो कि लो इनकम भी है। आप आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान इमेजिन कीजिए, जो कि रिलेटिवली जो मैसिफाई है पॉवर्टी वहाँ पर। ठीक है, आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स भी लो हैं और जो जनता, जो हमारी जो बहुत सारे मासेस हैं, उनका जो इनकम लेवल भी लो है। एंड देन उसके बाद इसीलिए जो प्राइमरी फोकस रहता है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे रहता है। लेकिन आप बताएंगे सर कि रूरल डेवलपमेंट जो है ये ब्रॉडर टॉपिक है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर जैसे अगर हमारा रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका एक मेजर कंपोनेंट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लेकिन हम कहेंगे कि सिंस एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जो रूरल जो इलाकों में, तो इसलिए फोकस एग्रीकल्चर पर ही रहा। लेकिन रूरल डेवलपमेंट में और चीज़ों पर भी काम होता है। ऑलराइट, अब इसीलिए हम कौन से एस्पेक्ट्स की अगर बात करें यहाँ पर जो होता है, जो अगर आपको रूरल एरिया का लेवल जो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, तो आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इसको तोड़ सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट में एंड टेक्निकल एस्पेक्ट में। जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कि कैसे हम उनको बेहतर एम्प्लॉयमेंट दें, एम्प्लॉयमेंट का कुछ फायदा भी हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे काम होगा, लैंड इंप्रूव करनी पड़ेगी, है ना। तो इरिगेशन, वो भी माइनर इरिगेशन, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, छोटे प्रोजेक्ट्स जो कि हम गाँव वालों को मदद दे सकें। एनिमल हस्बेंड्री, है ना, इस पर तो अभी बहुत, आज भी देखें बहुत ज़्यादा फोकस है। फिशरीज, क्योंकि देखो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तरह, इकोनॉमी की तरह काम करती हैं। देन सोशल एस्पेक्ट में जो घर बनाने हैं, घर कच्चे घर हैं, बारिश तूफान आता है वहाँ पर भी खराब हो जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली सेफ्टी भी बहुत कम रहती है। रूरल हाउसिंग पे काम किया जा रहा है, जो जब आज़ादी के बाद की इमीडिएट बाद की बात है, आज तक काम हो रहा है इस पर। ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिसेंटली हमने अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो अचीव की है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हर एक घर में बिजली आ गई है, इसका मतलब ये कि बिजली की तार पहुंच गई है वहाँ पर, कम से कम विलेज में जो 40% तक वहाँ पर अभी वो लग चुका है, जो बिजली के खंभे लग चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एक बात को हमें इलेक्ट्रिफिकेशन को बात में ध्यान रखने की, अभी जाके ये प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है। देन एजुकेशन पे फोकस, कि विलेज लेवल पर भी अच्छी एजुकेशन मिले। फैमिली वेलफेयर की बात हो रही है तब, कि फैमिली वेलफेयर किस तरह से, कि पर्टिकुलरली जैसे विमेन है, उनको विमेन को चॉइस हो कि कितने वहाँ पे बच्चे चाहिए, उनको विमेन की चॉइस वगैरह का भी यहाँ पे मद्देनजर रखा जाए। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात भी, एक्सेट्रा बहुत कुछ। फैमिली वेलफेयर वाले पूरे प्रोग्राम की बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो यहाँ पर जो पूरी सर्विसेज अवेलेबल रहें। टेक्निकल भी बात हमें जरूरी है करनी, कि रूरल ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रूरल में वहाँ पर इलाकों में कम्युनिकेशन के नेटवर्क हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो। एंड अगर हो तो विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन नहीं दोस्तों, कॉटेज इंडस्ट्री भी वहाँ पर हम लगाने की बात कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पैमाने हैं इसमें, जितना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्जाम में उतना सोचने की ट्राई करनी है, मैक्सिमाइज करने की ट्राई करनी है ये ब्रॉडर चार्ट को। ओके, देन हमारे पास आता है रूरल डेवलपमेंट का जो पहला फेज, जो वहाँ पे जहाँ पे CDP पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। CDP अगर हम देखें प्राइमरली जो पंडित नेहरू जी के बहुत ज़्यादा दिल के करीब था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, 1952 में शुरू होता है दोस्तों। ये पर्टिकुलरली आपको जो शुरू होता है कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, ये गांधी जी जहाँ पर रहते थे सेवाग्राम। तो सेवाग्राम दोस्तों एक जगह है महाराष्ट्र में। देखिए जैसे अगर महाराष्ट्र का ये अगर हमारा मैप है, तो सेवाग्राम यहाँ कहीं लाई करता है। बहुत से लोग इसको गुजरात में कहीं पर इमेजिन करते हैं दोस्तों, गुजरात में नहीं है, सेवाग्राम वर्धा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, विकिपीडिया से ही है ये। सेवाग्राम एक विलेज है जो कि महाराष्ट्र में है एंड वर्धा के बिल्कुल बगल में। वर्धा आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, जो जैसे वर्धा में गांधी जी ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे। 1936 से लेके 1948 तक गांधी जी वहीं पर ही रहे थे वर्धा में। एंड देन
सेवाग्राम के मॉडल पर ही बेस्ड रहा सीडीपी प्रोग्राम। तो ये क्या मॉडल था? ये था सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल, कि एक विलेज अपने आप में सफिशिएंट हो, उसको बाहर की किसी की रिक्वायरमेंट ना हो, खुद ही इंटरनली वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट है हर एक चीज में, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहां पर वही था कि हमें विलेज को एक कॉमन एक ऐसी चीज बनानी है जहां पर सभी के इंटरेस्ट जुड़े हों। एंड देन इसीलिए हम देखें तो जो सीडीपी में क्या किया गया, सीडीपी में मान लीजिए आपको जैसे जो हमने पढ़ा अभी माइनर इरिगेशन पे काम करना है लेट्स से, तो माइनर इरिगेशन के लिए लेट्स से आपको एक कैनाल बनानी है, ठीक है, आपको एक कैनाल निकालनी है गांव में से कि इरिगेशन पहुंचाने के लिए। अब कैनाल खोदने के लिए क्या कहा गया कि अभी यहां पर एक सिंपल सा प्लान बनाया गया कि हर एक परिवार से एक जो एबल्ड बॉडी इंसान होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, एंड उस इंसान की जैसे पार्टिसिपेशन से क्या होगा कि हर एक इंसान को लगेगा कि हर एक परिवार को लगेगा कि उन्होंने कुछ योगदान दिया है, एक कम्युनिटेरियन एक फीलिंग आएगी, कम्युनिटी के लिए काम करने की, कास्ट के जो डिवाइड को उसको लांघने की कोशिश कि सभी पार्टिसिपेट करेंगे, कोई ऊंच कोई नीच नहीं रहेगी, एंड ठीक है, एक कलेक्टिविटी की फीलिंग आएगी कि जो सभी हर एक परिवार से एक एबल्ड बॉडी बंदा वहां पर आया। तो इसमें मीडिया की मदद की बात थी, पॉलिटिकल लीडर्स है ना, जो इवन सरकारी दफ्तर हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इन सभी को एकदम टैंडम में एक क्लस्टर की तरह, जो कहा गया कि एक क्लस्टर को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे कार्ल टेलर लिखते भी हैं कि जो ग्राम सेवक बनाए गए जो काम करेंगे, जो सीडीपी को आगे लेके जाएंगे, उसमें जो दो प्राइमरी एजेंडा थे कि एक तो डेवलपमेंट करनी है, कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, दूसरा कास्ट को डिसअपियर करवाना है कि जब सब लोग इकट्ठे आके काम करेंगे तो वहां पर सभी एक कम्युनिटी एक कलेक्टिविटी की फीलिंग लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये बातें भूलनी नहीं है, कार्ल टेलर ने हमें ये बताया कि सीडीपी का एक ब्रॉडर एजेंडा था। ओके, देन हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं जब हमारे देश में, जैसे हम देखते हैं सीडीपी के, तो जैसे एक तो एक्सटेंशन प्लान, ठीक है, एंड देन यहाँ पर नेशनल एक्सटेंशन प्लान फेज में क्या किया गया, जैसे देश भर में इसको जो चालू किया गया सीडीपी को, एंड सरकारी मदद बिल्कुल ही कम है यहाँ पर इस वक्त, सरकारी मदद बहुत ही लिटिल है क्योंकि अभी सरकार के पास भी पैसा बहुत कम है, कम्युनिटी की फीलिंग डेवलप करवानी है, एंड इसीलिए बोला गया कि जैसे आप अपने लेवल पर आप शुरू कीजिए, एंड अपने लेवल पर शुरू करके आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए। देन उसके बाद इंटेंसिव फेज में आता है ये, ठीक है, पहले तो एक्सटेंड किया जा रहा है, फिर इंटेंसिव फेज में आता है जहां पर सरकार का खर्चा बढ़ जाता है और ब्लॉक्स सिलेक्ट किए गए, इन ब्लॉक्स में, इन गांव के ब्लॉक्स में हम, जो सरकार कह रही है, हम इन्वेस्ट करेंगे एंड हम इस प्रोजेक्ट को और वाइडर लेवल पर ले चलेंगे। एंड देन उसके बाद आता है आपके पास पोस्ट डेवलपमेंट फेज। पोस्ट डेवलपमेंट फेज में जहां पर जिस जगह पर जहां पर सक्सेस मिला वहां पर उन जगहों को सरकार अब कहती है कि हम अपना खर्चा कम करते हुए सरकार वहां पर सिर्फ एक रेगुलेटरी सुपरवाइजरी रोल में आ जाएगी एंड न्यूअर ब्लॉक्स विल बी पिक्ड अप। तो प्राइमरीली बस यही एक हमें अगर एजेंडा याद रहे कि पहले कम्युनिटी को कहा गया कि आप शुरू करें, फिर उसके बाद गवर्नमेंट देन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, उसके बाद जब जगह थोड़ी डेवलप हो गई तो गवर्नमेंट लीव्स दैट प्लेस एंड मूव्स ऑन टू अदर ब्लॉक्स, ठीक है। तो अब इसको हम देखें कि 1957 तक अगर हम इसको 52 में शुरू हुए तो 4 तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वाले जहाँ पे स्कूल्स रोड्स बनाई जा रही हैं, इरिगेशन से जुड़े हुए जहाँ वेल्स ट्यूबवेल्स पंप्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर जहाँ पे वेस्ट लैंड को डेवलप करने की बात है, सॉइल को डेवलप करने की बात है, मेन्योर को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एंड देन इंस्टीट्यूशनल जहाँ पर आपको जो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग दी जा रही है यूथ को, विमेन को, डिस्पेंसरीज वगैरह में कुछ बेसिक प्राइमरी लेवल पे काम शुरू हो रहा है डिलीवरी की, एंड उसके बाद स्मोकलेस चूल्हा वगैरह देने की बात हो रही है। तो ये जो 4 ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को तोड़ा गया, लेकिन मेजरली इट फेल्ड, इट जस्ट फेल्ड। चाइना ने भी इसको एमुलेट किया, चाइना में ये सक्सेस रहा, इंडिया में इट फेल्ड। रीजन कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ कागज पे ही रह गए, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड हमारे देश में बहुत ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम थी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जिसको हम पढ़ते हैं आगे कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर चीज़ों को रोक के रखती थी कि चीज़ें जो लास्ट तक पहुँच नहीं पाती थी, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो रही है। देन कास्ट एक मेजर इशू था कि वो जो सभी परिवार से एक जन आके काम करेगा, तो जो अपर कास्ट कहते हैं कि हम नहीं करेंगे लोअर कास्ट के साथ काम, एंड अपर क्लास ने ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को डोमिनेट किया, एंड अपर क्लास ने अगेन खुद को ही और एनरिच कर लिया। कास्ट इनइक्वालिटीज से और बढ़ गई। कास्ट जो थी, जो अपर कास्ट थी, जो वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट थी, ऐसा लिखा कि जो हमारे इग्नू की नोट्स में भी है कि अपर कास्ट ने ही सारे प्रोजेक्ट्स हथिया लिए, अपर कास्ट क्लास में और ऊपर चली गई और इनइक्वालिटी बढ़ गई। VKRV राव लिखते हैं कि इट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, सरकार ने बहुत पैसा लगाया लेकिन कास्ट क्लास के नेक्सस के चलते वो बिल्कुल वेस्ट हो गया। एंड देन
उसके बाद हुआ क्या, जहाँ जहाँ पे चला कम्युनिटी जो प्रोग्राम, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चले भी जहाँ पर, वहाँ पर जो लोगों में बहुत डिपेंडेंस आ गई सरकार पर कि सरकार पैसा देगी तो प्रोजेक्ट चलेंगे। एंड देन उसके बाद जो अभी देखिए, मान लीजिए कि आपके पास अगर ज़मीन है, आप लैंडेड क्लास को बिलोंग करते हैं, तो आपके इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे जो कि कोई लेट्स से उस पर आके सिर्फ जॉब कर रहा है, या फिर जो कि लैंडलेस कोई बंदा है, तो उसके और आपके, अगर आप लैंडेड क्लास को बिलोंग करते हैं, आपके इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे। तो ये चीज़ों को दिमाग में ना रखकर सडनली इंप्लीमेंट करने की बात की गई एक ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि सिर्फ जैसे सेवाग्राम या वर्धा में ही चल सकता था, वहीं पर ही चल रहा था, देश भर में लागू करने की ट्राई की गई। जो ब्यूरोक्रेसी का भी कोई समाज सेवा करने का कोई ईथॉस, कोई ऐसे कोई ट्रेनिंग या कोई माइंडसेट नहीं था। अभी अंग्रेजी हुकूमत को रूल के अंडर काम कर रहे थे, देन सडनली बोला कि देश की सेवा करो, तो वो थोड़ा मिसमैच था वहाँ पर। एंड देन उसके बाद जो डेवलपमेंट थी बहुत ही टॉप डाउन थी, ऊपर वाले बताएंगे कि क्या करना है, करते करते परकोलेट होते हुए नीचे पहुंचेगी, एंड इसलिए बहुत ही स्लो रही, कागजी कार्रवाई में चीजें अटकी रही। जो लैंड ओनर्स को ज्यादा फायदा हो गया कि जिनके पास लैंड थी उनके सारे प्रोजेक्ट्स उनको मिल गए, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान रह गया, सोशल या टेक्निकल एस्पेक्ट पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो डोमिनेंट कास्ट थी उन्होंने टॉप पोजीशन को हाईजैक और डाइवर्ट कर लिया सब्सिडी को अपनी तरफ, और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जो कास्ट इनइक्वालिटी बढ़ गई और ज्यादा, जो डोमिनेंट कास्ट और डोमिनेंट हो गई, इवन की क्लास भी वो टॉप क्लास बन गए, अमीर हो गए। सेकेंड फेज में लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है, और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो सीडीपी पीछे रह गया है कम्युनिटी को डेवलपमेंट को लेकर देखें तो सरकार ने ड्रॉप भी कर दिया आइडिया। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास जो रीजनल या फिर रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, लैंड रिफॉर्म्स के प्रोग्राम है, हमने देखे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है हमने देखी है। तो जहाँ पे जो आपको अगर ना रूरल डेवलपमेंट पर अगर आता है जो क्वेश्चन, तो आपने बताना है कि सर शुरुआत तो सीडीपी से होती है, लेकिन सीडीपी फेल हो जाता है, कुछ कारण है। देन उसके बाद हम जो जीआरएलआर की तरफ बढ़ते हैं, आगे जीआरएलआर आता है, उसके बाद पोस्ट जीआर पोस्ट एलआर नामक चीज़ें आ जाती हैं कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या चल रहा है। लैंड रिफॉर्म्स भी आपके जो अगर आप देखते हो कि कामयाब रहे या नहीं रहे, कुछ काम देखते, आप रीजन देखते हो। देन पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद एरिया सेंट्रिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं, जहां पे ड्रॉट बहुत पड़ता है, तो डीएडीपी चल रहा है वहां पर कि कैसे सूखा रोका जाए। हिल एरिया को लेके प्रोग्राम आ गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया मतलब जहां पर जो इरिगेशन के पर्पज से वो वाला एरिया जो कि एक सूटेबली हम इरिगेट कर सकते हैं रिवर की मदद से, कैनाल की नेटवर्क की मदद से, तो उसको डेवलप करने की बात हो रही है। देन उसके बाद 80s में आप देखते भी हैं, प्लानिंग वगैरह में भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम चला दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर के टॉप 20 फोकस। देन जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम आती है, क्रॉप इंश्योरेंस, तो रूरल डेवलपमेंट पर नई नई चीज़ें आती रहेंगी, आप बता सकते हैं। और इसके बाद अंत में आप बता सकते हैं रूरल डेवलपमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, वो है मनरेगा, है ना। तो मनरेगा का भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ रही। ओके, तो अब यहाँ पर हम अगर ब्रॉडर क्रिटिक देखें हमारे रूरल डेवलपमेंट का, ये तो हमने देखा क्रिटिक, ये तो था हमारे पास सीडीपी का, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट का क्रिटिक देखना है, तो जो स्लोगन क्या था कि ग्रोथ विद रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दोस्तों ग्रोथ ही नहीं थी, जब ग्रोथ ही नहीं हुई, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई। उसके बाद जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट ने कास्ट की शक्ल ले ली, ठीक है, और उसके बाद जो पॉलिटिक्स भी थी वो भी काफी कास्ट पे फोकस होनी शुरू हो गई। 60s के आते आते कास्ट की वापसी है हमारे देश में, हम देखते हैं कि कास्ट वापस आ जाती है, बहुत सारी पार्टीज बन जाती हैं कास्ट के नाम पर, कास्ट इन पॉलिटिक्स राइज होती है, एंड अगेन रूरल डेवलपमेंट टेक्स अ बैक सीट। तो उसके बाद जो इंक्वायरी कमीशन भी बैठता है हमारे पास, रूरल लेबर इंक्वायरी कमीशन, जो बताते हैं कि बहुत ज्यादा इंडेटेडनेस है, उधार में लोग डूबे पड़े हैं हमारे देश में, और जो आधी से ज्यादा जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो परपेचुअल, हमेशा कभी ना खत्म होने वाले डेट में है। एंड देन उसके बाद जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह हमें बताते हैं, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर, कि जो एग्रीकल्चर वर्कर है सिर्फ 3 महीने के लिए एम्प्लॉयड है, सीजनल जो एम्प्लॉयमेंट या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, तो 3 महीने के लिए, तो इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स वगैरह आती हैं। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो सब्सिडी की जो अप्रोच है वो स्टेट पर लोगों को निर्भर बना रही है, डिपेंडेंस बना रही है। ठीक है, डिपेंडेंस की क्रिएशन हो रही है। तो साइड में लिख दिया मैंने ये छोटे छोटे से जो हेडलाइन, ताकि आपको याद रहे, है ना, कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई।
कास्ट इन पॉलिटिक्स का राइज होता है, हाई डेट है जो हमें कमीशन बताता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है हमें एक और रिसर्च सेंटर बताता है, और डिपेंडेंस ऑन द स्टेट पर, सरकार पर डिपेंडेंसी आ गई। तो ब्रॉडली इसको आप याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट डिपेंडेंस, ठीक है, हमें पॉइंट याद होने चाहिए, पेपर में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कास्ट जो है वो भी सबकी सेम नहीं है, क्लास सेम नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, सीजनल जो एम्प्लॉयमेंट होने के कारण हर वक्त लोग एम्प्लॉयड नहीं है, और अर्बन रूरल प्लान से उसमें सिनर्जी नहीं है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच है, अर्बन शहरों में बैठ के बना रहे हैं, वो गांव के बारे में बहुत कम प्रैक्टिस हमें पता है, टॉप डाउन है ना ये अप्रोच है। देन उसके बाद हमारे पास जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट एलपीजी फेज आता है, जहां पर हमारे देश में जो एलपीजी कौन सी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी हो गई है, उसके चलते देश में अलग तरह के डायनामिक्स हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में कवर्ड है। तो है ना, ये आपको ये आइडिया इसीलिए इसका थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखना कि हमारी रूरल डेवलपमेंट को लेके दिमाग में, और कि एक रोड मैप सा हो आपके पास, ठीक है, कि क्या किस चीज़ आज़ादी के बाद किस चीज़ पर फोकस किया गया, एंड देन उसके बाद हमारे पास सीडीपी की बात है, सीडीपी लेकिन फेल हो गया, कुछ कारण है, उसके बाद लेकिन रूरल डेवलपमेंट में एलआरजीआर आ गए, देन उसके बाद एलआरजीआर की हम बात करें तो वो भी कुछ जो अगर आपको सेपरेट सवाल पूछते हैं उसकी कमियां एटसेट्रा आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में कुछ ये ब्रॉडर प्रॉब्लम्स रही, लेकिन फाइनली अगर हम आज देखते हैं तो हम पोस्ट एलपीजी फेज में चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अलग तरह के चैलेंजेस हैं, वो हमने अलग वीडियो में देखे हुए, तो ऐसे हमें रोड मैप हमें थोड़ा दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट्स पर डिस्कस करते हैं बहुत ही जल्द।